नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि गिस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है। साथ ही दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ इंटरव्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। आज चर्चा करते हैं वैक्सीन की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं अलग अलग वैक्सीन को लेकर, और जो सबसे अच्छी खबरें रही हैं वो उनकी एफिकेसी यानी कि वो कितनी कारगर है इसको लेकर रही हैं। अगर हम दुनिया के टॉप वैक्सीन की बात करें जिन्होंने अपनी एफिकेसी के रेट को रिलीज कर दिया है, तो उसमें सबसे आगे फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी हैं। इन तीनों ने अपने परसेंटेज की एफिकेसी जारी की है और सभी की सभी वैक्सीन 90% से ज्यादा हैं, जो कि अच्छी खबर है। पहले यह माना जा रहा था कि 50 से 60% का भी अगर हमें एफिकेसी मिल जाती है तो अच्छी वैक्सीन साबित होगी, लेकिन 90% से ऊपर होना अच्छी खबर रही है। लेकिन एक नजर अगर हम सभी टॉप वैक्सीन के ऊपर डालें, उनमें से एक है सबसे आगे जो है वो है फाइजर की वैक्सीन, जो कि जर्मनी के साथ मिलकर अमेरिका और जर्मनी के बीच बनाई गई ये वैक्सीन है। और जैसा हमने बताया 95% असरदार रहेगी। 2 महीने के अंदर इसका जो सेफ्टी डेटा है वो इकट्ठा कर लिया गया है और अब इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसका आवेदन कर दिया जाएगा और ये यूएस में होगा। और ये भी पाया गया है कि इसका अब तक कोई बुरा असर नहीं देखा गया और ये सभी उम्र के लोगों और सभी नस्ल के लोगों के अंदर कारगर साबित हुई है। लेकिन भारत में इसको लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए, करीब -70 डिग्री सेल्सियस का। वहीं बात करते हैं अमेरिका की वैक्सीन मॉडर्ना की, जो कि फेज 3 ट्रायल के उसके जो शुरुआती एनालिसिस रिजल्ट्स आए हैं वो क्लेम करते हैं कि वो 94.5% कारगर है। ये एक बहुत ही नई तकनीक पर आधारित वैक्सीन है जो कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई है, फाइजर की वैक्सीन भी और मॉडर्ना की भी। और इसको -20 डिग्री तापमान में रखना जरूरी है और 30 दिन तक इसकी शेल्फ लाइफ बताई जा रही है कि ये ठीक रहेगी। लेकिन इसकी जो मौजूदा कीमत है वो बहुत ज्यादा है और भारत के लिए पर डोज आज तक $3 से ज्यादा की वैक्सीन हमने नहीं ली है, तो ये हमारे लिए अनअफोर्डेबल है। वहीं चाइना की भी वैक्सीन है जिसने नंबर तो नहीं दिया अपनी एफिकेसी का, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि शुरुआती तौर में हम एंटीबॉडी बनाने में सक्षम रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन इससे जो एंटीबॉडी बन रही है वो उतनी नहीं है जितनी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बनती है, या फिर मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन जो दावे कर रहे हैं उसके बराबर एंटीबॉडी नहीं बन रही है। तो ये एक थोड़ी सी इनके लिए थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन ये सब जो वैक्सीन हैं वो आगे होने का दावा कर रहे हैं। तो इस वैक्सीन रेस या कब तक वैक्सीन हमें मिल पाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की और कई क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा रही हैं। साथ में डॉक्टर राजीव सेठ जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड एंड हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से वो बहुत अच्छी रही हैं। डॉक्टर सेठ, आप क्या मानते हैं, क्योंकि ये भी दावा फाइजर माफ कीजिएगा फाइजर की वैक्सीन, लेकिन बायोएनटेक के सीईओ ने किया है कि हो सकता है क्रिसमस तक वो वैक्सीन डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएं। जी, ये कई लोगों के दावे हैं। वैक्सीन को डेवलप करके फेज 3 कंप्लीट करके, तो एक फेज होती है डेवलपमेंट की, दूसरा लॉजिस्टिक्स होते हैं कि पेशेंट्स को और कम्युनिटी को कब तक मिलेगी। तो ये सारी चीजें, दावे तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या दिसंबर एंड तक शुरू होगा या फरवरी में, अभी कहना जरा मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत लोग हैं जो आगे आ चुके हैं और आई एम श्योर कि हमें जल्दी से जल्दी अच्छी सी अच्छी वैक्सीन इंडियन कम्युनिटी को मिलने वाली है। जी डॉक्टर चंद्रा, आपकी क्या उम्मीदें हैं इन वैक्सीन से, क्योंकि जो प्रेस रिलीजेस आ रही हैं अलग अलग कंपनियों की वो तो बहुत उम्मीद जगाने वाली हैं, लेकिन आप इनके रिजल्ट्स जो देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी काफी सारे वैक्सीन फेज 3 में चल रहा है। जैसे अभी अगर देखेंगे 54 वैक्सीन टोटल क्लिनिकल ट्रायल में है, उसमें से
12 वैक्सीन फेज 3 में चल रहा है। उसमें से हमारे पास जो खबर आ रहा है फाइजर, बायोनटेक का, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड का और मॉडर्ना, ये तीनों बहुत ज्यादा तेजी से खबर दे रहा है। बट एक बात को समझना है, ये सब वैक्सीन थर्ड स्टेज में है, दैट इज द सेफ्टी स्टेज में है। अभी तक कोई वैक्सीन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्रूवल स्टेज में नहीं आया है। 2 वैक्सीन खाली इमरजेंसी अप्रूवल, वो एक चाइना से एंड एक स्पुतनिक रशिया से, बट दैट इज लिमिटेड पीरियड अप्रूवल। बाकी सारे के सारे किसी को अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। सो इसी हिसाब से फाइजर जो बता रहे हैं कि उनका जो नॉर्मल इंडिविजुअल को दिए हैं, उन्होंने 43,000 नॉर्मल आदमियों को दिए चुके हैं, आउट ऑफ विच खाली 170 में पॉजिटिव कोरोना है। उसी हिसाब से वो बोल रहे हैं 95% एफिकेसी। बट ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है अभी इसी समय, बिकॉज ये सबको हमको जरूरत है, बट ये अभी तक अप्रूवल तक नहीं गया है। कंपनी भी सोच रहे हैं कि अप्रूवल जल्दी जल्दी मिल जाएगा। बट 2 चीज है, ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन से बना हुआ है। ये वैक्सीन को हमको बहुत ही ठंडा टेम्परेचर में रखना है, -70। सो अगर टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो वैक्सीन डीएक्टिवेट हो गया, उसका काम नहीं करेगा। और दूसरा बात के बारे में हमको पता नहीं है, जो एंटीबॉडी अंदर में बन रहा है, ये कितना दिन रहेगा, कितना देर तक हमको ये प्रोटेक्शन देगा, या अगर एक वैक्सीन ले तो इतना दिन तक कोरोना नहीं आएगा, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। बट एट द एंड ये बहुत बढ़िया है कि फाइजर, बायोटेक एंड मॉडर्ना एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दोनों एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं अप्रूवल का पाने के। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, जो भारत की वैक्सीन हैं, अगर उनकी रफ्तार अभी देखें तो शायद उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है इनकी प्राइसेस देखें तो शायद भारत के लिए ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि शायद अपनी वैक्सीन का वेट करें, क्योंकि ये बहुत महंगी वैक्सीन है और इनका लॉजिस्टिकल जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे फाइजर की वैक्सीन है, महंगी तो है, उसके साथ साथ उसकी लॉजिस्टिक, क्योंकि वो -70 डिग्री में इतना जबरदस्त जो कोल्ड चेन मेंटेन करना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए संभव नहीं है। और हमारी इंडिया में जहां हम पोलियो की वैक्सीन का भी कोल्ड चेन मेंटेन करने में स्ट्रगल करते रहे हैं, आई डोंट थिंक ये जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे फाइजर, इनकी वैक्सीन हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट होंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR अप्रूव्ड बायोटेक वैक्सीन ला रहा है, जिसकी अब फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं और करीब मतलब 26,000 पार्टिसिपेंट्स उसमें एनरोल हो चुके हैं, आई थिंक ये जल्दी से जल्दी फरवरी तक, उम्मीद है फरवरी 2021 में हमारी इंडियन वैक्सीन आ जाएगी, जो जनरली हाई रिस्क एडल्ट्स, जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाएगी, या जो डॉक्टर कम्युनिटी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको दी जाएगी शुरू में। तो ये प्रोग्राम हमारी इंडियन वैक्सीन से काफ़ी उम्मीदें हैं। आप थोड़ा दिन इसमें हम लोगों को शांति से देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स अल्टीमेटली किसके ज्यादा अच्छे मिलते हैं। हमारी इंडियन वैक्सीन में थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रा, मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये यूएस की जो वैक्सीन है उसमें इंडियंस पे कितना टेस्ट हुआ है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए भी शायद जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीन के लिए वेट करें। यस, आप एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया है। ये सब नॉट ओनली वैक्सीन, कभी भी दवा देखिए, जो कैंसर का दवा कुछ भी है वो सब वेस्ट में होता है, वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंडर वो ट्रायल्स चलता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। बट इंडिया में अभी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, काफी सर्च चल रहा है, बिकॉज आई डू मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। सो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है DCGI, वो आप मॉनिटर करते हैं। अगर आप किसी दवा और वैक्सीन को इंडिया में नहीं टेस्ट किए होंगे तो इंडिया में आप नहीं यूज कर सकते, वो वैक्सीन के लिए सही है। सो हर वैक्सीन, वेदर फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, सब हमको फेज 3 ट्रायल इंडिया में करना ही करना पड़ेगा, और इंडियन पॉपुलेशन का रिजल्ट देखने के बाद वो वैक्सीन इंडिया में अप्रूवल होगा। ये बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम हो जाता है लोगों को ये समझना कि हेडलाइंस पर ना जाएं, वैक्सीन आएगी लेकिन उसको लेकर बेसब्र ना हो। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए कि मुंबई में हर दिन क्यों हो रही है एक नौजवान की मौत, और साथ ही जानिए आपके भेजे हुए सवालों के जवाब।
हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में रोजाना एक युवा की कोरोना से मौत हो रही है। 40 साल से कम उम्र के 513 युवा अब तक जान गंवा चुके हैं। टास्क फोर्स लापरवाही को इसके पीछे बड़ी वजह बता रहा है, क्योंकि 40 साल से कम उम्र के मरीजों के बचने की उम्मीद 90% से ज्यादा होती है, बशर्ते वो समय पर इलाज कराएं। और देखिए इस पर पूजा भारद्वाज की खास रिपोर्ट। 40 साल से कम उम्र वाले मरीज में मौतों की संख्या 500 के पार हो चुकी है। मुंबई में हुई कुल मौतों में करीब 5% मौतें युवाओं की हैं। 16 नवंबर तक के बीएमसी के डैशबोर्ड के अनुसार 40 से कम उम्र के 513 मरीजों की मौत हुई है और इनमें सबसे ज्यादा हैं 30 के उम्र के मरीज। 30 से 39 साल के 346 युवा कोविड मरीजों की जान गई है। 2 सितंबर का डैशबोर्ड देखें तो पता चलता है कि करीब 2 महीनों में 67 युवाओं की कोविड से मौत हुई है। यानी मुंबई में हर दिन एक युवा कोविड से जान गंवा रहा है। बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि युवाओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही इसका मुख्य कारण है। लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। लेट पहुंचते हैं वो हॉस्पिटल, उनके मन में यह लगता है कि हम लोग यंग है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। सेकेंड वीक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोविड के अंदर, जब हाइपोक्सिया मतलब सडनली ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और तब आप भागते हो, तब तक बहुत देर कर चुके होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है यंग पेशेंट के अंदर कि लोग हॉस्पिटल बहुत लेट पहुंचते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं या डॉक्टर्स के संपर्क में नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम यंग पेशेंट है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर राहुल पंडित कहते हैं कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट, किडनी की दिक्कत वाले युवा मरीजों को ज्यादा खतरा है। 40 साल से उम्र वाले पेशेंट की जब कोविड की वजह से मौत होती है तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ जाती है। पर अगर उसके तह तक जाए तो पता चलता है कि कई पेशेंट्स को जो है रोमेटिक हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज जिसको कि डायलिसिस लग रहा है या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां थी। कई पेशेंट जो थे वो मोटापे के भी शिकार थे और इन वजह से जो इनकी रिस्क फैक्टर बढ़ गई थी, इस वजह से उनको जो है कोविड-19 की वजह से डेथ हुई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बाकी बीमारियों के रिस्क फैक्टर वाले युवा कोविड मरीज भी अगर समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो बचने की उम्मीद काफी ज्यादा है। 50 साल के अंदर के लोगों को मोर देन 99% क्योर है अगर वो तुरंत आ जाते हैं डॉक्टर के पास। तो ऐसा कुछ है, यंग एज ने खबरदारी रखनी चाहिए कि जैसे उनको बुखार या कोई भी सिम्टम है, तुरंत कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, महानगर पालिका हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराइए। हाँ, अगर आप पॉजिटिव आती है तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू कराइए। बिना लक्षण वाले युवा मरीज वायरस तेजी से फैलाते हैं, इसलिए अपनी जान के साथ साथ अपनों की खातिर भी कोविड लक्षण को नजरअंदाज करना घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, चाहे आप युवा ही क्यों ना हो। चलिए अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर निधि झा जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं रेनबो हॉस्पिटल की। डॉक्टर झा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए पहला सवाल सुन लेते हैं, जो कि रमा ठाकुर ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम रमा ठाकुर और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्या कोरोना वायरस महामारी के दौरान रक्तदान करना मेरे लिए सुरक्षित है? डॉक्टर, रक्तदान अगर आपको कंफर्म है, अगर आप कोई सिम्टम नहीं है कोविड का, पिछले कुछ दिनों में आप बाहर नहीं गए हैं और आपके घर में आपका किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट नहीं हुआ है जिनको कि कोरोना हुआ है, तो इस टाइम पे भी आपके लिए ये उतना ही सेफ है जितना पहले था। और रक्तदान हमेशा महादान माना जाता है। अगर कोई और भी इन्फेक्शन आपको नहीं है और बिकॉज हम जो ये चीजें जहां पे भी रक्तदान हम शिविर रखते हैं या आप हॉस्पिटल में जाके डोनेट करते हैं, तो वहां पे इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है और रक्तदान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अभी भी बेफिक्र होकर रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई रिसेंटली कोरोना की या कोई भी संक्रामक बीमारी से अभी आप पीड़ित नहीं है, तो चलिए अगला आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप अगर रक्तदान करने जाते हैं तो आपको कोई संक्रमण हो सकता है। आप पूरा केयर करके जाएं, अस्पताल अपने तरफ से पूरा केयर ले रही जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, वैभव गुप्ता का है अलीगढ़ से। माई नेम इज वैभव गुप्ता फ्रॉम अलीगढ़। माई क्वेश्चन इज, क्या किसी भी चीज की महक का पता न चलने पर हमें घबराने की जरूरत है क्या? क्योंकि आजकल सामान्य सर्दी जुकाम में भी हमें महक महसूस नहीं होती है। डॉक्टर,
देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कोरोना का, और ये जनरल जो नॉर्मल फ्लू बोलते हैं, कोल्ड एंड फ्लू, उसका भी सिम्टम है। बट इस वक्त महामारी के समय हम कोई भी अगर सिंपल फ्लू के लक्षण भी होते हैं तो उसको कोरोना मानकर ही चलते हैं, और ऐसे केसेस में टेस्टिंग जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि जो इसका स्पेक्ट्रम है, जो डिजीज सिम्टम का स्पेक्ट्रम है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का। तो कभी भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं नॉर्मल फ्लू और कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं उससे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हमेशा अच्छा है कि आप जाके टेस्टिंग करा लें। सरकार फ्री टेस्टिंग हर जगह अब अवेलेबल है, तो किसी और सिम्टम को हल्के में ना लें, उसका टेस्ट जरूर करा लें। डॉक्टर, हमारे पास वक्त कम है, शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।